स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, जो हमारा ऑर्गेनोमेटल केमिस्ट्री चल रही थी HMB सिलेबस से रिलेटेड, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज। और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है ऑर्गेनोकार्बन। बस ये बात थोड़ी ज़्यादा आएगी, पास में रोड है तो नॉइस कैंसिलेशन का थोड़ा मुझे कोई एप्लीकेशन मिल नहीं रहा। जैसे टाइम मिलेगा अगर आपको थोड़ा एयरफोन लगा के सुना बोल रहा है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वो दिक्कत हो जाती है थोड़ी, बगल में रोड है उसकी वजह से। ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक है, हमने ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में हमने लगभग सारी जानकारी मिली थी कि भाई ये होता क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कुछ कंपाउंड भी देखे थे। कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हमारे पास सबसे पहला आया था हमारे पास मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, आज हम इसी मेटल कार्बोनेट के बारे में जानकारी देंगे। फिर हमारे पास जो हमारे पास आएगा वो आएगा हमारे पास फेरोस। ठीक है, हम इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके BSc तक के लिए वैलिड नहीं है, बल्कि ये MSc में भी आपके पास, जब आप MSc करोगे केमिस्ट्री से, तो आपको ये मिलेगा मेटल कार्बोनेट। तो बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन होता है। ठीक है, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो आज हम मेटल कार्बोनेट के बारे में थोड़ा जल्दी से इसको देखेंगे कि आखिर होता क्या है। नोट्स के लिए मैंने बोला हुआ है, आप मुझे मैसेज मतलब कमेंट्स कर देना, उसमें मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है जी। तो हम अपने स्टार्ट करते हैं आज मेटल कार्बोनेट। ठीक है जी, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट। ठीक है जी। नाम से पता चल रहा है हमें क्या कि मेटल कोई हमारे पास ये भी कौन सा हो सकता है, 3D सीरीज का हो सकता है, 4D सीरीज का हो सकता है, 5D सीरीज का। मतलब कि कोई भी हमारे पास D में कोई भी हमारे पास एक मेटल हो सकता है। उस मेटल की बॉन्डिंग किसके साथ दिखाने में, कार्बोनेट। कार्बोनेट कौन सा कंपाउंड हमारे पास, कोई नया नहीं है ये, आप इसको बहुत बखूबी जानते हो। C डबल बॉन्ड O, जैसे ट्रिपल बॉन्ड O कंसिडर कर सकते हैं इसे। अगर ये यहाँ पर किसी साथ बॉन्ड बना हुआ, किसी मेटल के साथ यहाँ पे अटैचमेंट में रखा हो, ठीक है, C डबल बॉन्ड मेटल कार्बोनेट। ठीक है, इस CO कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ये लिगेंड की तरह एक्ट करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज अ लिगेंड, then it is called or it is known as carbonyl group। कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी वन ऑफ द फेवरेट गैस हो सकती है। आपने ये कहाँ पे देखी है, जब आप अपने घरों में, जब आपने सर्दियों के मौसम में इसको हीटिंग जलाई हो, तो वहाँ पर जो कार्बन का हाफ कंबर्शन होता है, वहाँ पर ना कंप्लीटली कंबर्शन नहीं होता, कंप्लीटली टूट नहीं पाता। तो वहाँ पे जो आपकी गैस रिलीज होती है वो कौन सी होती है, CO विल एक्ट एज अ लिगेंड, मतलब कि ये डोनेटिंग एबिलिटी रखेगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, कार्बोनिल। ठीक है, तो मतलब कि मेटल है, उस मेटल की बॉन्डिंग मुझे किसके साथ दिखाने हैं, CO के साथ। तो इस प्रकार के जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, मेटल कार्बोनेट। ठीक है जी। तो मतलब कि अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे, व्हेन मेटल इज इंटरैक्ट विद CO then the formation complex is known as metal carbonyl complexes। क्लियर है कि बात। अब हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ आएगी कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है इसकी प्रिपरेशन। आप इसको फॉर्मेशन कैसे करोगे, प्रिपेयर कैसे करोगे। ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक दो, अगर आपको जो से भी याद है, 1 से 2 इनफ है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जब आप इसकी प्रिपरेशन की बात करोगे तो आपको क्या याद रखना है, आपके पास कोई भी मेटल है उसकी आप डायरेक्ट सिंथेसिस करवा दो, मतलब कि डायरेक्ट, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं जी, डायरेक्ट रिएक्शन। मतलब कि आपके पास कोई मेटल है, आपने उसकी डायरेक्ट रिएक्शन किसके साथ करा दी, कार्बोनिल ग्रुप के साथ करवा दी, तो आपके पास जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, FeCO का होल 5। मतलब कि जितने यहाँ पे CO लिगेंड है, जितने CO यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा नंबर। ठीक है, और ये हमारे पास आपको पता है इसको हम मेटल बोलते हैं। और ये जो हमारे पास मेटल के अलावा कोई भी उस ब्रैकेट के अंदर होता है वो क्या होता है, हमारे पास लिगेंड होता है। क्लियर है जी। तो इस प्रकार के जो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स बनाया, ये क्या कराएगा, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गया जी। ये इसकी एक सिंथेसिस आ गई कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट सिंथेसिस करके आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है जी। इसके अंदर अगर आप इसकी दूसरी प्रिपरेशन देखते हो तो इसके अंदर एक प्रिपरेशन भी, आप इसकी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो क्या, कि अगर आपके पास एक मेटल कार्बोनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है, अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है और आप उसको गर्म, या तो आप उसको गर्म करो, थर्मली हीट दो,
या फिर क्या करो आप उसको HNU की प्रेजेंस में रखो तो वो जो है डाइमराइज हो जाता है। डाइमराइज का मतलब होता है कि दो मेटल्स का एक मतलब कि डबलिंग हो जाता है किसी चीज़ का, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास जैसे मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ CO का होल 5, मैं इसको गर्म कर रहा हूँ, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, HNU का मतलब होता है कि आपका HNU का मतलब होता है लाइट, सनलाइट आप बोल सकते हो, ठीक है, लाइट सनलाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप इसको हीट या फिर HNU करवाओगे तो ये क्या हो जाता है, ये यहाँ पे डाइमराइज हो जाता है, मतलब कि Fe जो है FeCO का होल 5 डबल हो जाएंगे, FeCO का होल 10 ना होकर वो क्या हो जाएंगे, मैं एक CO जो है रिलीज होता है हमारे पास गैस की फॉर्म में। CO मैंने बताया था कि अगर वो लिगेंड की राइट कर रहा है तो वो डोनेटिंग एबिलिटी रखेगा, तो वो बॉन्डिंग एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएगा, है ना। मेटल और कार्बन मेटल या लिगेंड में अच्छी बॉन्डिंग होती है, काफ़ी सारी थ्योरी दी गई है उसके लिए, ठीक है। बट अगर हमारे पास CO रिलीज हो रहा है तो वो किस फॉर्मेट में रिलीज होगा, गैस के फॉर्मेट में वहाँ पे आपका रिलीज हो जाएगा, क्लियर है जी बात। पहला प्रिपरेशन हो गया, दूसरा प्रिपरेशन हो गया, तीसरा प्रिपरेशन अगर आप इसका करना भी चाहते हो, वैसे 2 इनफ होते हैं। अगर आपको मेटल कार्बन के बारे में आता है तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि इसकी 5 प्रिपरेशन करके दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं आता। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई मेटल कार्बन क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रिपरेशन बताओ, कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, ठीक है। इस चैप्टर में या इस टॉपिक में अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँ तो वो अब इसी के बाद आएगा। वो क्या है हमारे पास, वो बोलता है कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन मेटल कार्बन। और मेटल कार्बोनेट में ना बोलकर सिर्फ क्या दे देता है, कार्बोनेट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है जी। मतलब कि आपको ये बताना है कि मेटल कार्बोनेट में किस तरीके की बॉन्डिंग हो रही है, कैसे वो कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, कहाँ से कहाँ पर वो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताएगा, हमें इसके लिए हमें स्टडी करनी पड़ेगी, जिसको आपने सुना होगा शायद, नीचे पेज में आ रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ MOT। इसका नाम है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अब ये बताएगा कि आखिरकार CO एक लिगेंड की तरह जब एक्ट करता है, CO जब एक लिगेंड की तरह एक्ट करता है तो वहाँ पर कौन कौन से फिनोमिना, मतलब कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग एबिलिटी रखता है, कहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी रखता है, क्या वहाँ पर सिग्मा है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके अंदर CO में, कार्बोनेट में किस तरीके की बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है, बॉन्डिंग और नेचर उसका क्या है, ठीक है जी। देखते हैं आपको एक और चीज़ पता है, उसी के हिसाब से अभी हम एक और काफ़ी सारी चीज़ों का कंक्लूजन निकालेंगे, अभी आप देखते रहिए, ठीक है जी। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें किस तरीके की आपके पास बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है MOT के हिसाब से, ठीक है, MOT के हिसाब से, ठीक है जी। तो MO डायग्राम ऑफ CO, देखो C और O में आप C और O को एक जैसा बनाओगे, एक जगह कार्बन है एक जगह ऑक्सीजन है, ठीक है। नहीं आप C और O ऐसे बना दो, ये टीचर आपका क्या समझ लेगा कि ये कौन है, कोबाल्ट, और ये आपका कोबाल्ट समझते ही गलत हो जाएगा, समझ पा रहे, क्लियर है ना जी। तो हम देखेंगे MO डायग्राम ऑफ CO। देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए MO डायग्राम का, ठीक है जी। मैं आपको यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, MO डायग्राम थोड़ा सा होता है क्या होता है, ठीक है जी। MO डायग्राम में आपके 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या बोलते हैं इसे, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरैक्ट करते हैं, मिलने को आते हैं, तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, क्लियर है बात। मतलब कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, आप देखो अगर यहाँ पे आपके पास एक CO एक मॉलिक्यूल बना है तो ये किन किन एटम से मिलकर बना है, CO आपका एक कार्बन है और एक कौन है, ऑक्सीजन, और इन दोनों के जो हमारे पास ऑर्बिटल होंगे, जो कार्बन का ऑर्बिटल होगा और जो आपका ऑक्सीजन का ऑर्बिटल होगा, इसके बाद जो बनेगा आपका CO, वो एक मॉलिक्यूल बना है, तो उस मॉलिक्यूल का MO डायग्राम अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर और हमें क्या याद रखने वाली चीज़ें, इसके अंदर एक चीज़ हमें ये याद रखनी है MOT में, और हमें क्या क्या पॉइंट्स, की पॉइंट्स आप बोल सकते हो कि क्या क्या हमारे पास है। वो सबसे पहला हमारे पास आता है क्या, कि जब भी हमारे पास ओवरलैपिंग होगी 2 ऑर्बिटल्स में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, जब भी हमारे पास ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास जो उनका एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ सब ऑर्बिटल्स, है ना, वो क्या होना चाहिए, रिलेटिवली क्या होना चाहिए, रिलेटिवली सेम। और रिलेटिवली सेम तो होनी चाहिए, मतलब सेम हो वो तो बहुत ही अच्छा है, बट रिलेटिवली सेम हो तब भी आपकी बॉन्डिंग हो सकती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।
दूसरी चीज़ आपको क्या लगती है, अगर वहाँ पे वो ऑर्बिटल में वो रिलेटिव एनर्जी का वो कंपैरिजन नहीं आ रहा, मतलब सेम एनर्जी में नहीं आ पा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके पास नॉन बॉन्डिंग कैटेगरी डेवलप हो जाती है। नॉन बॉन्डिंग, वहाँ पे जो है ऑर्बिटल आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वहाँ पर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। कब? व्हेन एनर्जी इज नॉट और एनर्जी when energy of orbital is not same। तो अगर एनर्जी वहाँ पे सेम नहीं होगी, जैसे देखो इसका डायग्राम आपने किस तरीके से बनाया होगा, अगर मैं यहाँ पे हमारे पास आता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पे हमारे पास आता है एक एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर है। अगर इन दोनों की एनर्जी, ये हमारे पास एक एनर्जी की एक्सिस होती है, ये क्या होती है, एनर्जी की एक्सिस होती है, ऊपर की जाने वहाँ पे एनर्जी क्या हो जाती है, हाई होती जाती है, ठीक है जी। ये एनर्जी जो हमारे ये एक एटम है, एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, इन दोनों की एनर्जी अगर हम इस पैरामीटर के हिसाब से देखें तो लगभग सेम है, अभी तो मुझे बराबर ही लग रही है, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर एक आपकी बॉन्डिंग मिल जाती थी, ये आपकी एंटी बॉन्डिंग थी, जो ऊपर लेवल पे जाएगी एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या होती थी, बॉन्डिंग होती थी। जितने भी आपके एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, दो ऑर्बिटल मिक्स हुए, तो देखो जैसे कि एक ऑर्बिटल ये था, एक ऑर्बिटल ये था, मिक्स होके जितने ऑर्बिटल मिक्स हुए ना, उतने ही आपके नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वहाँ पे डेवलप होंगे पहली बार। मतलब अगर यहाँ पे 3 होंगे तो अगर यहाँ पे 3 होंगे तो 3 और 3 6 आपके पास क्या बनेंगे टोटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की साइड वहाँ पे आपके पास बनेंगे। क्लियर है पहली बार? ठीक है जी। अब मैं इसकी फिनोमेना की बात कर रहा था, ये आपको समझ में आ गया। ये लाइन यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि एनर्जी अगर कंपेरेबली सेम है, मतलब कि अगर थोड़ा नीचे भी हो जाता ना, थोड़ा इतना तो ये चल जाता, बट इतना नहीं चलेगा। ये वाली लाइन हम क्लियर करते हैं। दूसरी लाइन, मान लो एक ऑर्बिटल हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल जो है यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों में एनर्जी का गैप क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब अगर ये एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा हाई हुआ ना, तो भाई साहब ये जो बॉन्डिंग है ये नहीं होगी, और ये किस कैटेगरी में चले जाएंगे, नॉन बॉन्डिंग में चले जाएंगे। क्लियर है बात? समझ आया आप लोगों को? मतलब कि अगर इनकी एनर्जी जो है लगभग सेम नहीं हुई ना, तो बॉन्डिंग नहीं होगी। क्लियर है? एक और चीज़ हमें यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट हमें की पॉइंट हमें और क्या क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर कौन सा, कि अगर वन लोब इंटरैक्शन है, वन लोब इंटरैक्शन है, या फिर आपने अपनी छोटी क्लास में ये लाइन जरूर सुनी होगी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी ना जी आपकी, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये आपने बहुत अपने जूनियर क्लासेस में भी काफ़ी बार बताया है, ठीक है। अच्छा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। दूसरा ये की पॉइंट है, थर्ड ये अगर मैं यहाँ पे फोर्थ की पॉइंट में इसका लिखना चाहूँ एमओडी का, तो वो क्या आएगा हमारे पास, अगर हमारे पास टू लोब इंटरैक्शन है, अगर हमारे पास टू लोब इंटरैक्शन है, अगर हमारे पास टू लोब इंटरैक्शन होगी, या फिर आपने ये सुना होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्लियर है? अगर वहाँ पे आपको कहीं पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, जैसे कि पी में होता है ना इस तरीके से, ये वाली साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग है, तो वहाँ पे कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है आपका, वहाँ पे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्लियर होगी बात? सिग्मा आपका कब बनेगा, जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी। इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग को जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ, तो वो क्या होता है आपका एस और एस, जब एस और एस आपस में इंटरैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है? तो ये इतने आपके की पॉइंट इनफ होंगे इस एमओ डायग्राम को समझने के लिए। अब हम आते हैं इसके एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर पे, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं इस चीज़ को, एमओ डायग्राम थोड़ा सा मतलब थोड़ा बेसिक समझना पड़ेगा आपको सीओ का, तब आपको डायग्राम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, सीओ का। ठीक है जी, देखो जी, इसमें कॉन्सेप्ट और आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपका एसपी मिक्सिंग का। और वो एसपी मिक्सिंग क्या है, क्यों है, क्या है, अभी हम देखते हैं वो क्या कहाँ से आई है। ठीक है जी, मैंने बताया था कि यहाँ पर दो, देखो जी क्या कहानी है इसकी। देखो, ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस ये है, एक न्यूक्लियस ये है, और एक न्यूक्लियस मेरे पास ये है। ये हमारे पास किसका न्यूक्लियस है, बोरोन का। ये कार्बन का है, ये किसका है, नाइट्रोजन का, और ये किसका है हमारे पास, ऑक्सीजन का। क्लियर है जी बात? ठीक है।
अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर लिखूँ तो इसका क्या होता है 5, इसका क्या होता है 6, 7 और 8। अगर मैं इसको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ूंगा तो 1s2 2s2 2p1। जब मैं इसको इसकी कॉन्फ़िगरेशन में तोड़ूंगा तो 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4। क्लियर है जी? ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में समझना आती है। ठीक है, इसमें 1s, इसका 1s, इसका 1s और इसका 1s लगभग सेम ही एनर्जी पर होता है। ये क्या आ गया इसका 1s 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 1s। बट जब इनकी बात होती है 2s की तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि s, p और d और f इन चारों में से सबसे ज़्यादा जो न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है या इलेक्ट्रॉन रिच अगर आप बोलोगे तो वो कौन होता है s होता है। ठीक है, ये आपको जानकारी थोड़ी सी याद होनी चाहिए। ठीक है जी, होता क्या है कि इस न्यूक्लियस पे अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है z इफेक्टिव आपका क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। z इफेक्टिव आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप इधर से इधर की तरफ जा रहे हो तो आपका z इफेक्टिव क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ से z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर मतलब पावर किस पे जा रही है, z का मतलब अगर आपने पता हो z का मतलब न्यूक्लियस की पावर को एक तरीके से इंडिकेट करता है। एक छोटा सा एरिया है, फिक्स है एरिया, और उसमें आप बीच में क्या बढ़ाते जा रहे हैं, आप पॉजिटिवनेस बढ़ाते जा रहे हैं और एरिया फिक्स है। z इफेक्टिव को समझने का बहुत आसान तरीका है कि आपके पास एरिया फिक्स है, उस एरिया फिक्स होने पे आपका सेंटर पॉइंट जो है ना वो क्या हो रहा है पॉजिटिवनेस उसमें बढ़ती जा रही है। अगर उसमें पॉजिटिवनेस इंक्रीज होती जा रही है तो वो आउटर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ क्या करता है खींचता है। इसी को क्या बोलते हैं z इफेक्टिव। समझ पा रहे? अब वो आउटर इलेक्ट्रॉन को तो खींचेगा ही खींचेगा, साथ में उसकी शेल को भी खींचेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे हमें शेल से रिलेट करना है। ठीक है जी, तो क्या हुआ अगर मैं कह रहा हूँ इधर से इधर जाके न्यूक्लियस की पावर बढ़ती जा रही है तो वो किसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन को किसके खींचेगा यहाँ पे 2s के सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी रखता है। अगर इसका 2s यहाँ पर है, मान लो इसका 2s यहाँ पर है तो इसके रिस्पेक्ट में 2s इसका थोड़ा डाउन जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा और डाउन जाएगा। बट जब आप इसकी बात करते हो किसकी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको मैंने बता रखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन होता है हमारे पास फ्लोरीन, उसके बाद कौन आता है ऑक्सीजन। समझ पा रहे? सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 4.0 किसकी होती है हमारे पास फ्लोरीन की होती है, उसके बाद कौन होता है ऑक्सीजन, उसके बाद कौन आता है नाइट्रोजन। क्लियर है? ये आपको याद थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, ये इस वाली शेल को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करवाएगा, यहाँ पर बता देगा इसे 2%। क्लियर है? ठीक है जी, ये क्यों हो रहा है यहाँ पे, ये क्यों डाउन गया आपको पता चल गया क्यों गया डाउन। ये डाउन इसलिए गया क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पर z इफेक्टिव सबसे ज़्यादा होता है। और मैं यहाँ एक चीज़ और लिख देता हूँ कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन नाइट्रोजन कार्बन एंड बोरोन। इनके रिस्पेक्ट में बात करूँगा। ठीक है, इसके आगे भी और ज़्यादा डाउन हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका भी मामला हो गया, इसका भी हमने देख लिया, 2s का भी देख लिया, बचा हुआ हमारे पास 2p। अब आप इस 2p को अगर आप यहाँ बना रहे हो, इसके 2p को यहाँ बना रहे हो तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। और ये हमारा लास्ट वाला ज़्यादा चेंज यहाँ पे फील नहीं करता है। ये मैंने आपको जो डॉट 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 स्ट्रक्चर बनाया ना, ये डॉट 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 लाइन को बनाई है, ये आपको ये दिखा रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में थोड़ा डाउन गया, बस इस लाइन का ऐसा कोई बॉन्ड वाला फॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी, अच्छा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके बीच का गैप ये वाला 2s and 2p 2s and 2p 2s and 2p 2s and 2p, मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा गैप किसमें, सबसे ज़्यादा गैप है आपका इसमें, तो इसी वजह से यहाँ पर s and p देखो दोनों के दोनों सेम हमारे पास कौन से में बिलोंग कर रहे हैं, n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे दोनों के लिए सेम है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ पे क्या है 2 है दोनों का, तो मतलब कि यहाँ पे मिक्स होने की प्रोबेबिलिटी थी, बट यहाँ पे खत्म होगी। क्यों? क्योंकि s and p हैव 2s and 2p हैव लार्ज गैप। क्या आ गया हमारे पास लार्ज गैप, सो नो s and p ऑर्बिटल आर मिक्स्ड, सो नो sp, इसको बोलते हैं इस वाले फिनोमेना को बोलते हैं नो sp मिक्सिंग। क्लियर है कहानी? यहाँ पर sp मिक्सिंग नहीं हो सकती, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गैप हमारे पास बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा ड्यू टू z इफेक्टिव इंक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों ही फिनोमेना में हमारे पास क्या होगा z इफेक्टिव की वजह से इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, z इफेक्टिव का ज़्यादा रोल यहाँ पे नहीं पड़ेगा क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है,
तो इसलिए यहाँ पे और यहाँ पर इन तीनों में हमारे पास नो sp मिक्सिंग, सॉरी sp मिक्सिंग यहाँ पे क्या होगी, टेक प्लेस हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी, s और p आपस में क्या हो जाएंगे, s एंड p ऑर्बिटल्स आर मिक्स, s एंड p ऑर्बिटल आर मिक्स, आज हो जाएंगे मिक्स हो जाएंगे। अगर वो मिक्स हो गए तो वो क्या बनाएंगे, sp मिक्सिंग वाला फिनोमेना बनाएंगे। आपको यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ पता चली है कि कहाँ पर हमारे पास sp मिक्सिंग होगी और कहाँ पर हमारे पास sp मिक्सिंग नहीं होगी। ऑक्सीजन के केस में, सिर्फ ऑक्सीजन के केस में sp मिक्सिंग हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं करेगी और सभी में हमारे पास sp मिक्सिंग इससे पहले वाले में होगी। क्लियर होगी बात, क्लियर है बात, ठीक है जी। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना तो ले लो, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं फिर। ठीक है जी, sp मिक्सिंग आपको समझ आएगी। अब देखो हमें पढ़ना है CO के बारे में, हमें किसके बारे में पढ़ना है, CO के बारे में। अगर हमें CO के बारे में पढ़ना है तो मुझे चीज़ बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में कौन sp मिक्सिंग को सपोर्ट करेगा और कौन नहीं करेगा, कौन sp मिक्सिंग को सपोर्ट करेगा और कौन हमारे पास sp मिक्सिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आपको साफ साफ पता है कि कार्बन हमारे पास sp मिक्सिंग को सपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन हमारे पास sp मिक्सिंग को सपोर्ट नहीं करेगा। अब इसका रोल देखना कहाँ पर आएगा, ठीक है, इसके डायग्राम में इसका रोल आने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से। क्लियर है, इस लाइन का बहुत ज़्यादा रोल होगा, आप देखो कैसे। अब हम आगे अपने मेरा बार में जो चीज़ें चाहिए थी अपने समझने के लिए थोड़ी बहुत, जिससे हमारा CO का मामला सेट हो जाए, वो हमने सीख ली है। ठीक है जी, ओके। अब हम देखते हैं क्या होगा, देखो एक हमारे पास कार्बन है ऑर्बिटल, एक हमारे पास ऑक्सीजन है। ये हमारे पास कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल है और ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है जी, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब कि 6 और 8 इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन है। क्लियर है बात, ठीक है जी। मैंने कहा था कि कार्बन जो है sp मिक्सिंग को सपोर्ट करता है, sp मिक्सिंग को सपोर्ट करता है, बट ऑक्सीजन sp मिक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता, sp मिक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। क्लियर है जी बात, क्लियर है, sp मिक्सिंग को सपोर्ट नहीं करता। ठीक है जी। अब देखो कार्बन अगर 6 है तो यहाँ पे इसका 1s बनेगा। मैंने कहा था 1s को तो दोनों में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1s पर इनका लगभग क्या बना पे सेम था ना, तो 1s आ गया, 1s आ गया। अब s ऑर्बिटल मैंने बताया था कि कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा या पाई, तो आपको पता है कि कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी, अगर ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनाएंगे, एक मैंने कहा था बॉन्डिंग में जाता है, एक आपका एंटी बॉन्डिंग में आता है। अब ये कहाँ से बॉन्डिंग में जा रहा है, क्यों एंटी बॉन्डिंग, ये आपका कहाँ पे आता है, इंटरफ्रेंस वाला आता है, वहाँ पे आपको जो है ये पढ़ाया जाता है। आपको जब क्लास 11 में यहाँ डायग्राम्स होते हैं वहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी। अभी आपको सिर्फ याद रखना है S और S सिंगल लोब इंटरेक्शन है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग है। तो यहाँ पे क्या होगा, बनाएंगे सिग्मा और सिग्मा स्टार वाले को हम एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा सिग्मा, इसको हम क्या बोलेंगे बॉन्डिंग। अब देखो हमारे पास जब 1s आ गया, इसके बाद कौन आता है हमारे पास 2s, यहाँ से कहानी देखो 2 स्टार आएगा, यहाँ पे मेरा 2s आएगा, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं, यहाँ पर हमारा 2s आ जाएगा और इसका 2s कहाँ चला गया था, बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, इसके रिस्पेक्ट में इसका 2s कहाँ चला गया था, बहुत ज़्यादा डाउन। अब अगर इसका 2s बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है तो क्या ये और ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। पहली बात तो आपको ये पता चल गई, मतलब कि एनर्जी के पैरामीटर से ये क्या जाएगा हमारे पास, नॉन बॉन्डिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। ये कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, आपका नॉन बॉन्डिंग, ये आपके नॉन बॉन्डिंग की कैटेगरी में चला गया। ठीक है जी, तो ये आपका नॉन बॉन्डिंग कैटेगरी में चला गया। इसका जो नाम आएगा ना, ये इसका जब आप इसका नाम लिखोगे तो इसके इस ऑर्बिटल के हिसाब से दे देना 1s, इसका क्या जाएगा सिग्मा का 1s और सिग्मा का, अगर सिग्मा ऊपर बनता तो सिग्मा 2s ऐसे करके। ठीक है, कहानी आगे यहाँ मेरे पास 3 ऑर्बिटल है। आपको पता है कि 2p जो है px py और pz एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली इसका pz भी ज़्यादा डाउन नहीं गया था, बट हाँ थोड़ा तो डाउन गया था। तो ये कौन आ जाएगा px py एंड pz। क्लियर है, यहाँ पर sp मिक्सिंग थी, अभी तक हमारा रूम नहीं है sp मिक्सिंग का। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको बोलते हैं प्री मिक्सिंग। जब हम इसको इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बाहर दिखा देते हैं ना मिक्सिंग, तो उसको बोलते हैं प्री मिक्सिंग। एक आप इसके अंदर भी दिखा सकते हो, बट वो थोड़ा क्या पड़ जाता है आपके पास, कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्मेट में आता है, तो आप जो है उसको रहने दो, तो आप इसको यहीं से डील करते हैं। ठीक है, जब भी आपका px py pz, जब भी आपका p ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल जब p वाले ओवरलैप करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है नहीं हमारे पास सब। ठीक है, आएगा धीरे धीरे सब आएगा। ठीक है, इससे आप समझ लो थोड़ा, अगर आपको कुछ पता चले
देखो ये आपका एक एक्स एक्सिस है, ये आपका एक वाई एक्सिस है, ये आपका कौन सा है, ये एक्स मानते हो ना आप हमेशा, एक्स को आप हमेशा ऐसे बनाते हो एक्स एक्सिस, फिर एक वाई बनाते हो, तो ये आपका एक्स आ गया, इधर जो पीछे वाला है वो क्या आ गया वाई, और ये जो आगे आपको ये वाला जो ये है ये वाला मार्कर जो आपको आगे आता हुआ दिख रहा है वो कौन है, जेड एक्सिस। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूँ कि ये एक्स एस पी जेड ये हमारा पी एक्स पी वाई पी जेड है, सिमिलरली हमारे तीन, ये तो तीन इसके आगे, सिमिलरली तीन किसके होंगे, ये मैंने मान लिया जो मैंने लिया है एस पी जेड ये तीन इसके हैं। जब ये किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग आएंगे, जब ये किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्डिंग बनाना चाहेंगे, मुझे चीज़ बताओ पहले, तो यहाँ पर एक बॉन्ड कौन सा बनेगा हमेशा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये वाला बॉन्ड इस ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो आपस में इंटरेक्ट करेगा, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एक मतलब कि आपको ये अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, मेरे हिसाब से आ गया होगा, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग तो बॉन्ड बनाओगे ना, और जिस एक्सिस के अलॉन्ग बॉन्ड बनाओगे वहाँ पर क्या आएगा आपके पास, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आप इसको नोट में लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे कि पी एक्स पी वाई पी जेड में से एक सब ऑर्बिटल इसका बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये आपको याद रखने का वाली चीज, इन तीनों में से कोई एक ऐसा होगा जो सिग्मा बॉन्ड को फॉलो करेगा। ठीक है जी, और दोनों लोग इसको सब सपोर्ट करेंगे पाई को। देखिए पी एक्स पी वाई पी जेड, यहाँ पे मैं प्री मिक्सिंग दिखा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट अभी लगेगा हमारा, मैं बताऊंगा कहाँ पर। अभी आप फिर से देखो, मैंने यहाँ पे क्या करा है कि पी जेड को इस पी एक्स के साथ इंटरैक्ट कर दिया। क्यों मैंने इन सबको क्यों नहीं करा, क्योंकि एक ही एबिलिटी रखता है किस बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड बनाने, और सिग्मा बॉन्ड एस सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई कभी नहीं बनाता, क्योंकि एस पे कितनी लोग होती है, एक ही लोग होती है ना। एस को आपको बताया कि अगर आप एस का स्ट्रक्चर बनाते हो तो एस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। ठीक है, पी का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ ऐसा होता है डबल नंबर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, तो मतलब कि एस पे तो एक ही लोग है, तो वो तो हमेशा क्या बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा ही बॉन्ड बनाएगा, कभी पाई नहीं बनाएगा। पहली चीज़ क्लियर होगी। अच्छा, अब मैंने कहा है कि यहाँ पे जो हमारा पीयर जेड है वो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, टू एस पे, क्योंकि यहाँ पर एस पी मिक्सिंग को सपोर्ट कर रहा है हमारा कौन, कार्बन। तो मेरे जब दो ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो मेरे पास दो नए ऑर्बिटल यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, जिनको मैं क्या बोलूँगा, एस पी जेड और एस पी जेड। क्लियर है बात, इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, इस चीज़ को क्या बोला मैंने कि पी जेड और टू एस आपस में बॉन्ड बनाया, पी जेड और टू पी एस ने बॉन्ड बनाया, मतलब ये और ये आपस में बॉन्ड बनाया, इन्होंने कैसे मिक्स हुए और इन्होंने दो नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करा, एक स्टेबल हो गया, एक भी स्टेबल हो गया। क्लियर है, एस पी जेड और एस पी जेड एस, मैंने उसका नाम क्या दे दिया, मतलब कि अब मैं इस टू एस को डॉटेड स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा। अब ये नहीं रहा दुनिया में, ये अब नहीं रहा, ये अब इन दोनों की जगह कौन आ गया, इनके एस पी जेड एंड एस पी जेड एस। ठीक है, अब इस एस पी जेड में कौन सा करेक्टर है हमारे पास, एस पी जेड में जो करेक्टर है वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन का है। ये किसका है, सिग्मा बॉन्ड का। यहाँ पे भी किसका है, सिग्मा बॉन्डिंग का। जब दोनों में ही सिग्मा बॉन्डिंग का करेक्टर है, क्योंकि दोनों सिग्मा बॉन्ड से बने हुए, तो सिग्मा बॉन्डिंग का जो करेक्टर होगा, अगर आपका एस और पी जेड मान लिया मैंने, ये वाली एक्सिस है, ये आपस में इंटरैक्ट करे हुए जो नया ऑर्बिटल बना है वो इस तरीके का बना है, तो यहाँ पर अभी भी कौन सी फॉर्मेशन है, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन है। समझ पा रहे, तो अभी भी यहाँ पे किस बॉन्ड को सपोर्ट करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को सपोर्ट करेंगे। ठीक है जी, हमारे इधर का मामला सेट हो गया, आपको पता चल गया एसपी मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ लगा, एसपी मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ लगा, पहली बात। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पे तुम्हें पता चल गया सिग्मा बड़ा मामला सेट हो गया पी जेड का। और जब आप यहाँ की बात करेंगे किसी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऑर्बिटल यहाँ पे भी तो है क्रिस्टल करा हुआ, अब उसकी एनर्जी ना, इस वाले की एनर्जी और इस वाले की जो भी हमारे पास एक मैंने मान लिया कौन, पी जेड मान लिया कि पी जेड के लॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड मिल जाएगा आपको, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बोलेंगे हम सिग्मा 2p, सिग्मा एस पी जेड, सिग्मा 2p जेड कर लो, 2p एस ऐसे, क्लियर है, 2sp जेड। ठीक है, जब आपका यहाँ सिग्मा बन गया तो इसमें उसका एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिग्मा स्टार 2sp जेड। क्लियर है, क्लियर है मामला, सिग्मा स्टार। यहाँ पे जब ये बॉन्ड, इसकी एनर्जी देखो, वो कॉन्सेप्ट बना कौन से वाला, एनर्जी सेम होने वाला, तो यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पर एनर्जी लगभग सेम है। और यहाँ पे मैंने बताया था कि एक ऐसा बॉन्ड जरूर होगा, जैसे यहाँ पर एक बॉन्ड होता है ना एस पी जेड, ये लाइन पी एक्स पी वाई पी जेड में एक सब ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया था कि भाई दोनों मिक्स हो गए, नए ऑर्बिटल बना लिए, इसमें भी सिग्मा करेक्टर है, इसमें भी, बट यहाँ पर एस पे मिक्सिंग नहीं होगी क्योंकि गैप ज़्यादा है। मैंने माना कि पी जेड जो है ऐसा ऑर्बिटल है जो किसको सपोर्ट करता है, जो किसको सपोर्ट करता है, आपका
सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन को। तो यहाँ पर हमने वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन दिखा। अब हमारा बचे कौन, ये बचा क्या, जो यहाँ पे जो करेक्टर था, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनना था सिग्मा का, वो किसने ले लिया, पी साइड में। अब क्या सिग्मा बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी एबिलिटी नहीं है। अब ये दोनों के दोनों क्या बॉन्ड बनाएंगे आपके पास, पाई बॉन्ड बनाएंगे, वो मैंने डायग्राम से भी आपको बताया था, ठीक है। एक ऑर्बिटल बनता है सिर्फ सिग्मा और दोनों क्या बनते हैं, पाई। होगा क्या, जब यहाँ पे इसके साथ कोई बॉन्डिंग ही नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। और sp_z इसमें किसका करेक्टर है, इस sp_z में किसका करेक्टर है, सिग्मा बॉन्ड का करेक्टर है, सिग्मा बॉन्ड का करेक्टर है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है बट है नहीं, इसके बेचारे पे क्या करें, ठीक है। बचे हमारे पास ये, मैंने कहा था कंपेरेबल एनर्जी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत आगे पीछे चल जाएगी। तो जो यहाँ पर जो हमारा px और py है और यहाँ पे जो px और py है, ये क्या करेंगे, आपस में इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से